एक कर्मचारी है, एक महिला कर्मचारी है जो हॉस्पिटल में किसी क्या है कार्यरत है। ठीक, हॉस्पिटल में कार्यरत है। होता क्या है कि उसके पास एक जो है, ठीक, उसके जान पहचान का ही करीबी जो है उसके हॉस्पिटल में आता है, अपने बच्चे को लेके आता है। ठीक है ना। और उसकी तबीयत जो है काफ़ी ख़राब है। ठीक, लेकिन उस हॉस्पिटल में वो सारी सुविधाएं हैं जो उस बच्चों को ठीक करने के लिए आवश्यक है। ठीक है ना। तो वो क्या करता है कि उस काउंसलर से जो वहाँ बैठी हुई है और उसके संपर्क में भी है, तो वो उससे गुहार लगाता है कि भाई ऐसी ऐसी बात है, मेरे बच्चे का ये प्रॉब्लम है और इस हॉस्पिटल में अच्छा कंडीशन ऐसी है कि अगर इलाज नहीं हुआ तो बच्चे के बचने की संभावना क्या है, कम है। ठीक है ना। थोड़ा लाइलाज टाइप का है। तो फाइनली इस तरह की समस्या है। अब क्या है कि उसने जब बच्चे की सारी कंडीशन बताई और हॉस्पिटल में वो सारी सुविधाएं उपलब्ध भी हैं, तो फिर फाइनली क्या हुआ कि उसने जो मरीज का यानी बच्चे का गार्जियन है, उसने इस काउंसलर से पूछा कि हाउ मच मनी, कितना पैसा लग जाएगा। तो इसने बोला, कुछ बताया, और वो जो गार्जियन है उतना दे पाने में क्या है, असमर्थ है। ठीक है ना, क्लियर, उतना दे पाने में असमर्थ है। और फाइनली यहाँ क्या है कि उसके पास भी कुछ राइट्स हैं काउंसलर के पास कि वो कुछ परसेंट तो कम कर सकती है। ठीक है ना, वो कुछ परसेंट क्या कर सकती है, कम कर सकती है। लेकिन यहाँ क्या है कि उस कुछ परसेंट के कम करने पे भी कुछ राशि जो है वो क्या हो जा रही है, बाकी रह जा रही है। ठीक, अगर वो उस बच्चे के इलाज के लिए, ठीक है ना, वो राशि जो है कम कर देती है, वो राशि क्या कर देती है, कम कर देती है, तो उस बच्चे की जान बच जाएगी। ठीक, और अगर वो नहीं करती है, ठीक, राशि कम नहीं करती है, तो बच्चे की जान क्या होगी, खतरे में रहेगी। ठीक है ना, क्लियर। अन्य आसपास कोई हॉस्पिटल भी नहीं है जहां उसके संपर्क हो और उसे वो भेज दे, क्योंकि यही एक हॉस्पिटल है जहां सारी सुविधाएं क्या है, उपलब्ध। ठीक, अब इनके पास दो इथिकल इश्यूज हैं। कंडीशन ये कि एक बच्चे की जान बचाई जाए। ठीक, बच्चे की जान बचाते हैं तो इनको क्या है कि पैसा कम करना पड़ेगा, और पैसा अगर कम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो इनको कार्य दिया गया है मैनेजमेंट की ओर से, उससे कहीं ना कहीं क्या रहेगा, पारदर्शिता नहीं रह जाएगी, वहाँ जहाँ जवाबदेही तय होगी। ठीक है ना, क्लियर। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर बच्चे को हम इलाज नहीं कराएंगे, ठीक, तो उधर एक जो भावनात्मक जुड़ाव है या अन्य चीज है जो उसके संबंध हैं वो भी क्या होंगे, खराब होंगे। तो मतलब यहाँ क्या है, एक इक्वल पोजीशंस में क्या है, डायलेमा है। इक्वल पोजीशंस में क्या है, डायलेमा है कि भाई अगर हम ये कर रहे हैं तो यहाँ से प्रॉब्लम है, इधर कर रहे हैं तो इधर से प्रॉब्लम है। तो इस तरह की नैतिक दुविधाएं आती हैं। भाई आपका फर्ज है, आप जिस पोजीशन पे हो कि एक ऐसे पेशे में हो जहाँ बच्चे की जान बचाना आवश्यक है। ठीक, न चाह के भी बच्चे की जान बचाना चाहिए। और दूसरा कंडीशन ये है कि आपका मैनेजमेंट, ठीक है ना, वहाँ के भी एक आपके इथिकल इश्यूज हैं। ठीक है ना। तो ऐसी दुविधाओं को हम लोग क्या कहते हैं, नैतिक दुविधा। ठीक है ना। ऐसी जो कंडीशंस क्रिएट होती हैं कि हम इधर जाएं कि इधर, इधर दिस कंडीशन और दिस कंडीशन, तो वहाँ क्या हो जाता है, एक हमारा इथिकल डायलेमा क्रिएट हो जाता है। ठीक है ना, क्लियर। दोनों ही सही लगते हैं। ऐसी कंडीशंस में क्या होते हैं, दोनों इक्वल, ठीक, इश्यूज होते हैं, इक्वल वैल्यूज के इश्यूज होते हैं,
और उन जगहों पे जज कर पाना एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, ठीक है ना, कि हम इसको चुने कि इसको चुने, ठीक है ना, क्लियर। तो ये क्या है, इथिकल डायलेमा है। आजकल तमाम चीजें हो रही हैं, ठीक है ना, कि भाई हम इधर चुने कि इधर चुने, ठीक, ये सारे कंडीशंस क्या हैं, इथिकल डायलेमा के ही आते हैं, ठीक है ना, क्लियर। अब आ जाइए, इसको देख लेते हैं कि इथिकल डायलेमा से क्या तात्पर्य है, यानी नैतिक दुविधा से क्या तात्पर्य है। इससे निपटने के लिए प्रशासकों द्वारा कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। आइए देखिए, दुविधा उस स्थिति को कहते हैं जब किसी व्यक्ति के पास दो या दो से अधिक पूर्णतः भिन्न विकल्प हो, साथ ही साथ न चुना जा सके। पूर्णतः भिन्न हो, लेकिन यहां एक चीज और लिखना चाहिए था कि समान, पूर्णतः समान एवं भिन्न, लगभग कैसे हैं, इक्वल इश्यूज हो, इक्वल वैल्यूज के इश्यूज हो, ठीक है ना, कि अगर हम ये करेंगे तो फिर दिक्कत, ये करेंगे तो भी दिक्कत, और दोनों किए बगैर भी आप नहीं रह सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीजें इथिकल डायलेमास में आते हैं। तो दुविधा की स्थिति बनती है जब व्यक्ति के पास दो या दो से अधिक पूर्णतः भिन्न विकल्प हो, ठीक, और साथ साथ न चुना जा सके, ठीक। जब इन विकल्पों में एक या सभी नीति शास्त्र, ठीक है ना, नीति शास्त्र से संबंधित हो या नैतिक मूल्यों पर आधारित हो, तो यह नैतिक दुविधा कहलाती है, ठीक है ना। इस परिस्थिति में प्रशासक अपने आप को असमंजस की स्थिति में पाता है, ठीक है ना, मतलब वो समझ नहीं पाता है, जज नहीं कर पाता है कि हम क्या करें, ठीक है ना, कि हमारा डिसीजन क्या होना चाहिए, ठीक। वो असमंजस की स्थिति है क्योंकि उन्हें दो नैतिक सिद्धांतों के बीच समझौता करना पड़ता है और यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि किस प्रकार समाज में रहने वाले लोगों के हितों का अधिकतम हित किया जाए लोगों का, ठीक। नैतिक दुविधा से उत्पन्न प्रश्नों को हल करने के लिए प्रशासक प्रथम दृष्टया निम्नलिखित 6 सिद्धांतों का प्रयोग करता है, ठीक है ना। इसके लिए मतलब कैसे निकला जाए, ठीक है ना, हाउ टू मिटिगेट, ठीक, किस तरह से इस डायलेमा को मिटिगेशन किया जाए, तो उसके लिए यहाँ क्या होता है, 6 सिद्धांतों का प्रयोग किया जा रहा है। पहला क्या है, एक है हमारा ईमानदारी का सिद्धांत। ईमानदारी आप जान गए, ईमानदारी का मतलब है यहाँ अपने अंतर्भूत मूल्य के अलावा सत्य बोलना, ठीक है ना, क्योंकि सही सूचना का आदान प्रदान मानव समाज में प्रभावी सामूहिक गतिविधि का आधार है। मतलब अगर उसी उदाहरण को ले लें तो उसमें सीधा क्या है कि अगर वो बोल दे, इस चीज को बोलना ही पड़ेगा कि भाई ऐसी कंडीशंस हैं, अगर हम आपका इलाज करवाते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारी नौकरी पे भी क्या हो सकता है, संकट आ सकता है, और मुझे कहीं से भी ये अलाउ नहीं कहीं से हो रहा है, ठीक, कि मैं इस कंडीशन में, ठीक, आपका साथ दे सकूंगी, ठीक है ना, क्योंकि मेरा इस समय प्राथमिक कर्तव्य किसके लिए है, हॉस्पिटल के लिए, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि मैं कहाँ हूँ, हॉस्पिटल में, ठीक। चलिए, मैनेजमेंट संभालना है आपने। आगे आइए, वचनबद्धता का सिद्धांत। वचनबद्धता का सिद्धांत एक प्रशासक को अपने कार्यालय तथा सामाजिक और पारिवारिक जीवन में अपने वचनों को पूरा करना चाहिए। भाई प्रशासक का कार्य क्या है कि मतलब किसी के लिए भी, ठीक है ना, मतलब जो रूल है वो रूल है, ठीक, उसको किसी भी सूरत में क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक। कानूनी तौर पर किए गए करारों का अनुपालन कर सरकारी संगठन के लिए नैतिक मानदंड है। मतलब जो अनुपालन या जो भी मतलब करार किए गए हैं कानूनों का, उसका अनुपालन करना ही करना है, ठीक। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा है दूसरों को हानि न पहुंचाने का सिद्धांत, ठीक। यह निश्चित रूप से उत्तम सिद्धांत है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो दूसरों को हानि पहुंचाने में शारीरिक या मानसिक पीड़ा दोनों होती है। अतः एक प्रशासक को सदैव दूसरों को हानि न पहुंचाने का प्रयत्न करना चाहिए। मतलब क्या है कि भाई
प्रशासक है, अगर आप चुन करके जा रहे हैं सिविल सर्विसेज में, तो दूसरों के हितों के बारे में भी सोचना है। सरकार के हितों के बारे में तो सोचना है, लेकिन फैसले ऐसे लेने हैं कि दूसरों के हित भी ना टकराएं। ठीक है ना? क्लियर? अगर हो सकता है तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है किसी भी चीज के लिए। ठीक है ना? रिजिड होकर के कोई कार्य नहीं चलता है। ठीक है ना? उपकारिता का सिद्धांत, उपकारिता का मतलब क्या? यह सिद्धांत परोपकारवादिता के विचार को व्यक्त करता है। शुभ के भी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आयाम विस्तार हैं। शारीरिक आयाम विस्तार में भोजन, स्वास्थ्य तथा जीवन की सुविधाएं, और मनोवैज्ञानिक आयाम विस्तार में सुरक्षा, प्रसन्नता शामिल है। ठीक, उसके बाद जो है, जो हमारा आखिरी ये दो है, पहला है स्वायत्तता का सिद्धांत। मतलब क्या? स्वायत्तता का मतलब क्या? स्वतंत्रता, फ्रीडम। ठीक है ना? मतलब हम दूसरों के फ्रीडम के विरुद्ध ना जाएं, सबकी अपनी स्वायत्तता है। ठीक है ना? दूसरों के अधिकारों का अतिक्रमण ना करें। ठीक है ना? उनके भी राइट्स क्या हैं उसको देखा जाए। ठीक है ना? तब कोई फैसले ले। अंत में है समानता यानी न्याय का सिद्धांत। और न्याय का सिद्धांत किस तरह से लागू होना चाहिए? सार्वभौमिक रूप से, यानी यूनिवर्सली इसको क्या करना चाहिए? लागू करना चाहिए। ठीक है ना? क्लियर? तो मतलब ओवरऑल अगर हम लोग देखें प्राइमा फेसी 6 सिद्धांत हमारे हैं। ठीक है ना? इसमें ठीक, तो ये याद रखिएगा कि अगर पूछा जाता है सोशल ये इथिकल डायलेमा, तो इथिकल डायलेमा में ये 6 सिद्धांत याद रखिएगा। ठीक है ना? क्लियर? एक है ईमानदारी, एक है वचनबद्धता, एक है समानता, स्वायत्तता, उपकारिता, और दूसरे को हानि न पहुंचाना। ठीक है ना? क्लियर? तो ये ओवरऑल चीजें हैं। अब एक क्वेश्चन आया है, गांधीवादी नैतिकता। नैतिकता तो आप जान गए भाई कि नैतिकता क्या है? चरित्र और ठीक आचरण के लिए विज्ञान है, उसी में जिन वैल्यूज का प्रयोग करके हम व्यवहार में ले आते हैं वही नैतिकता है। ठीक, यहाँ क्या है? गांधीवादी नैतिकता। अब गांधीवादी नैतिकता का मतलब जो मूल्य गांधी जी के लिए थे उनको व्यवहार में ले आना, वही गांधीवादी नैतिकता है। भाई हमने नैतिकता को क्या कहा है? भाई नीति शास्त्र आपका क्या है? नीति शास्त्र विज्ञान हो गया, आचरण और किसका? चरित्र का। मूल्यों का प्रयोग करके, मूल्य क्या है? आदर्श। उन आदर्शों का प्रयोग करके जो हम बिहेवियर कर रहे हैं वो हमारी नैतिकता है। हम व्यवहार जो कर रहे हैं वो हमारी क्या है? नैतिकता है। तो फाइनली वही चीज कि अगर जो गांधी जी के आदर्श थे उनको पालन करते हुए, गांधी जी के जो मूल्य थे उनको इनके मूल्य क्या थे? सत्य और अहिंसा। ठीक है ना? उनको अपने व्यवहार में ले आना, उनको किस में ले आना? अपने व्यवहार में ले आना। ये क्या हो गया? गांधीवादी नैतिकता हो गई। ठीक है ना? क्लियर? देख लीजिए क्या है। गांधीवादी दर्शन का उद्देश्य व्यक्ति और समाज को एक साथ बदलना है। इस दर्शन का प्रमुख स्रोत कौन है? भगवत गीता। भगवत गीता किस पर आधारित थी? आपने देखा था। ठीक है ना? भगवत गीता जो है वो किस पर? गीता में ही तो कहा गया है निष्काम कर्म। ठीक है ना? निष्काम कर्म। ठीक, मतलब क्या कि हमको काम करना है। डीओंटोलॉजी याद आया? डीओंटोलॉजी हमने क्या पढ़ाया था? डीओंटोलॉजी में यही था कि कर्म सही होने चाहिए, परिणाम तो मिलेगा ही मिलेगा। परिणाम निरपेक्ष था वो। ठीक है ना? और नियमवादी था। ठीक, ये डीओंटोलॉजी था। तो गांधी जी का जो दर्शन है वो किस पर आधारित है? भगवत गीता पर। मतलब क्या? हमें अपने कार्य करने चाहिए, डीओंटोलॉजी से प्रेरित है। आप ये भी लिख सकते हैं, समझे हुए ही हैं। ठीक, आगे आइए। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, बाइबल, गोपाल कृष्ण गोखले, टॉलस्टॉय और जॉन रस्किन आदि के सिद्धांत भी इनके सिद्धांतों में हैं। ठीक है ना? अब आइए कहां से क्या क्या आएंगे वो तो हम लोग बाद में देखेंगे, फिलहाल में जानिए गांधीवादी विचारों को पूरी तरह से नैतिकता से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है ना? उनके विचारों को आमतौर पर नैतिक श्रेणियों या शब्दावली, मोरल कैटेगरीज या टर्मिनोलॉजीज में व्यक्त किया जा सकता है। आइए देखते हैं सिद्धांत कौन कौन से हैं।
ठीक है ना। एक सिद्धांत हमारा है, सबसे पहला क्या, सत्य अहिंसा, ठीक है ना, क्लियर, सत्य और अहिंसा। सत्य अहिंसा सबसे बड़ी चीज है क्या, कि गांधीवादी विचार का मुख्य सिद्धांत है। इसमें सत्य का अर्थ है वाणी और कर्म में क्या होना चाहिए, सत्यता होनी चाहिए। वाणी में सत्यता मतलब सच बोलना, ठीक, और कर्म में सत्यता यानी जो सही है उसी को करना, ठीक है ना, क्लियर। दूसरा क्या है, मानना था कि परम सत्य का मतलब है परम वास्तविकता, ठीक है ना, सत्य और ईश्वर एक ही है, ठीक है ना, सत्य और ईश्वर एक ही है, इवन सत्य ही ईश्वर है, ठीक है ना। महात्मा गांधी हिंसा के विपरीत सक्रिय प्रेम को अहिंसा मानते थे, ठीक है ना, सक्रिय प्रेम को क्या मानते थे, अहिंसा मानते थे, ठीक। अहिंसा या प्रेम को मनुष्य का सबसे बड़ा नियम माना जाता है। जाहिर सी बात है कि गांधी जी के दो ही सिद्धांत यहाँ मेन थे, क्या, एक सत्य और एक अहिंसा, लेकिन इनके अलावा भी कई सिद्धांत हैं गांधी जी के, ठीक। कौन कौन से हैं, इस चार्ट में आपको पता चल जाएगा। जैसे ये चार्ट है, क्या, सत्य और अहिंसा। सत्य का मतलब क्या, परम सत्य, ठीक है ना, और परम वास्तविकता, और अहिंसा का मतलब क्या है, प्रेम से, ठीक है ना। आप अगर अहिंसा अपना रहे हो तो इसका मतलब क्या, किसी से हिंसात्मक व्यवहार आपका नहीं है, प्रेम व्यवहार है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, सक्रिय प्रेम से। अहिंसा का मतलब क्या हो गया, सक्रिय प्रेम से। और सत्य को तो ईश्वर ही मान लिया है, ठीक है ना, आप उस तरीके से डिफाइन कर देंगे। फिर कहा है सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब सत्य के लिए आग्रह करना, सत्य के लिए आग्रह करना, ठीक है ना। गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ था, अफ्रीका में था। पहला जो है उन्होंने सत्याग्रह अफ्रीका में, ठीक है ना, है, हाँ। और भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ था, है, चंपारण में, ठीक है ना, चंपारण में। और उनको कौन इनवाइट करने गया था, है, राजकुमार शुक्ला, याद आया, हाँ। ये सब कॉमन क्वेश्चंस हैं, इससे तो भूलना ही नहीं है, समझ रहे हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सर लोग तो आप लोग को बताए ही होंगे हर चीज़, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन एक चीज़ है कि सिलेक्शन के लिए इतना तो है कि कॉमन क्वेश्चंस जो होते हैं उन्हें छोड़िए मत। कॉमन क्वेश्चंस तो एकदम तैयार होने चाहिए, कहीं से भी ये नहीं होना चाहिए कि कॉमन क्वेश्चंस मेरे नहीं तैयार हैं, ठीक है ना। एक हल्की सी किताब लेकर के कोई भी पहले कॉमन चीज़ें एकदम क्या कर जाइए, उसके एक एक फैक्ट तैयार कर जाइए, और उसके बाद बड़ी किताबें उठाइए, बड़ी किताबें पढ़िए, तो पूरा हर चीज़ जानना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन कॉमन किताबें फैक्ट्स के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, ठीक है ना। तो ये सब कॉमन फैक्ट्स हैं कि भाई ये कब हुआ। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन था, वो किसका परिणाम था, क्रिप्स मिशन का परिणाम था, ठीक है ना, कि भाई 23 मार्च को 42 में क्रिप्स मिशन आया था कि नहीं आया था, विंस्टन चर्चिल ने भेजा था, और फाइनली उसी का दुष्परिणाम क्या रहा, भारत छोड़ो आंदोलन, उसी के लिए शुरू किया गया। जब मांगे पूरी नहीं हुई तो उसी के लिए वो किया गया। क्यों, क्योंकि ये लोग डोमिनर स्टेट का दर्जा दे रहे थे, ठीक है ना। तो हर चीज़ जोड़ते हुए उस कॉमन जो फैक्ट्स हैं कम से कम उसको तैयार रखिए, ठीक है ना। चलिए, तो यही गांधी जी का है कि गांधी जी सत्याग्रह, अन्याय और शोषण के खिलाफ, ठीक है ना, सत्य आग्रह। फिर सर्वोदय, गांधी जी का सर्वोदय सिद्धांत। सर्वोदय सिद्धांत जो था वो किसके लिए था, सभी के प्रति प्रगति, मतलब सभी की प्रगति, ठीक है ना। सर्व उदय, सर्व का मतलब सभी, और उदय का मतलब प्रगति, एक हिसाब से, ठीक है ना, उड़ना। आगे आ जाइए, स्वदेशी। स्वदेशी का मतलब क्या, स्वयं निर्मित, ठीक है ना, स्वदेशी यानी स्वयं निर्मित। फिर उसके बाद स्वराज, ठीक है ना, स्वराज का मतलब स्वयं का शासन, ठीक। और ट्रस्टीशिप, ट्रस्टीशिप का मतलब सभी कल्याण,
ठीक है ना, सभी का कल्याण। इनका ट्रस्टीशिप इस पर सिद्धांत पे आधारित था कि सबका कल्याण होना चाहिए। कल मैंने एक लाइन बताई थी गांधी जी की कि पृथ्वी के पास इतने सोर्सेज हैं, ठीक है ना, कि आपकी सारी आवश्यकताएं पूरी कर सके, लेकिन आपके लालच को नहीं। उनका ये कहना था कि जो लोग आर्थिक रूप से समृद्ध हैं वो अपनी आवश्यकताएं पूरी कर लें, जितनी पूरी कर सकते हैं, बाकी जो शेष बचता है, ठीक, वो उनके लिए भी दें जो उन सुविधाओं से वंचित हैं। वंचितों को भी क्या करें, उनमें से दें। यही ट्रस्टीशिप का सिद्धांत था, ताकि अंतिम व्यक्ति का भी विकास किया जा सके। ठीक है ना, क्लियर? ये था आपका क्या, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, यानी सभी का कल्याण। अपना तो करिए ही करिए, ऐसा नहीं कि ये, ठीक, ये भावना ही नहीं आ पाती है, ठीक, कि दूसरे का ही केवल किया जाए। तो पहले अपना कर लीजिए, वो सही है, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं वो वंचितों तक भी क्या करिए, पहुंचाइए। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाता है, ट्रस्टीशिप। ठीक, पशु हत्या निषेध है, तो फिर फाइनली उस जगह क्या आप वो कल्चर अडॉप्ट कर पाओगे? आप नहीं अडॉप्ट कर सकते। ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आ जाइए, इस कहाँ था ये है। ठीक है ना, तो डायरेक्ट वहीं आ गया। अच्छा, ये ठीक, देखिए यही है। अब यहां क्या कह रहा है, ये तो सामान्य दिशा निर्देश हो गए। मूल शब्द पे आ जाइए। नीति शास्त्र जो है एक यूनानी शब्द है इथॉस, ठीक है ना, उससे मिलकर के बना है, जिसका मतलब होता है चरित्र। ठीक है ना, कैरेक्टर। और नैतिकता जो है मोरल्स, ये मॉस, यूनानी शब्द क्या है, मॉस, उससे हुआ है, इसका मतलब क्या है, परंपरा। ठीक है ना, परंपरा है। पालन पे आ जाइए। नैतिकता आपको एक अच्छी पत्नी, एक अच्छा पति, एक अच्छी माता, एक अच्छा पिता आदि बनाता है। ठीक है ना, ये नैतिकता है, नीति शास्त्र नहीं है। आपकी उल्टा कर दिया है। देखिए, हमेशा पहले नीति शास्त्र ऊपर होता था, आपकी नैतिकता है। कब आप किसी को अच्छा मानोगे, आप जो है एक अच्छा भाई किसी को मानो, एक अच्छी बहन मानो, कब मानोगे, जब उसका व्यवहार अच्छा होगा। नैतिकता किस पर डिपेंड कर रहा है, व्यवहार हमेशा रखिएगा। ठीक है ना, कि व्यवहार को नैतिकता से जोड़ना है। आप उन मूल्यों को फॉलो कर रहे हो जो आदर्श हैं। मूल्य यानी क्या हो गए, आदर्श। ठीक है ना, नीति शास्त्र, शास्त्र है तो भैया वो क्या होगा, अध्ययन होगा, विज्ञान होगा, किसका, चरित्र और आचरण। ठीक, मूल्य क्या है, आदर्श है, जिनको हमको फॉलो करना है। और नैतिकता क्या है, उन्हीं मूल्य पर बेस करके हम लोग क्या कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। ये नैतिकता है। जो बिहेवियर हम अपने ऊपर ले आ रहे हैं, जो अपना आचरण कर रहे हैं, वो आचरण क्या हुआ, आचरण नैतिकता है। और आचरण की का अध्ययन नीति शास्त्र। ठीक है ना, तो वही नैतिकता क्या कर रहा है, आपको एक अच्छी पत्नी, एक अच्छा पति, अच्छी माता, पिता इत्यादि बना रहा है। लेकिन नीति शास्त्र क्या कर रहा है, एक आपको एक अच्छा राजनेता, प्रशासक, कंपनी का सीईओ आदि बनाता है। क्यों? क्योंकि ये जो बन रहे हैं राजनेता, ये अध्ययन कर करके बन रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर? वो उनका भी व्यवहार है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहां क्या है, वो अलग चीज है, वो डायरेक्ट उन चीजों पे नहीं है। ठीक, आगे आइए। नैतिकता समाज में, समाज से समाज एवं संस्कृति से संस्कृति में भिन्न भिन्न हो सकती है। हमने बताया भाई, आदर्श जैसे बदलेंगे, मूल्य जैसे बदलेंगे, नैतिकता भी आपकी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। संस्कृति टू संस्कृति। जैसे जैन धर्म में संथारा प्रथा क्या है,
एक नैतिकता, भाई वो आदर्श है, उसको फॉलो कर रहे हैं तो हम लोग नैतिक हो गए, ठीक है ना। अगर किसी धर्म में हिजाब पहनना क्या है, सही है, तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं तो वो हम नैतिक पर्सन है, ठीक। अभी कोई हिजाब पहन के नहीं जा रहा है तो उस कल्चर के लोग क्या कहेंगे, उसको गलत कहेंगे, ठीक, निश्चित रूप से गलत कहेंगे। आपके कल्चर में क्या है कि ऐसा है कि ब्राह्मणों में ये कहा जाता है कि एक समय बाद क्या है कि आपको जनेऊ धारण करना है, जनेऊ प्रथा यज्ञोपवीत कहा जाता है। आपने धारण नहीं किया तो आपको गलत ठहराएंगे, ठीक। मांस मदिरा का सेवन जो है वो गलत माना गया है, ठीक है ना। आप कर रहे हो तो वो क्या माना जाएगा, अनुचित माना जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि हर संस्कृति में अलग अलग है, ठीक। तो नैतिकता भी जो है भिन्न भिन्न संस्कृतियों के लिए भिन्न भिन्न है, क्योंकि उनका व्यवहार जो है उनकी संस्कृति के अनुरूप है, ठीक है ना। उनकी संस्कृति के क्या है, अनुरूप है। अब जैसे मान लीजिए दो लोगों को रख दिया गया, एक आदमी जो मांस काट रहा है, एक आदमी जिसने कभी मांस खाया भी नहीं है, अब उसके सामने काटने लगी है, भाई वो तो सहज रूप से, लेकिन ये वाला क्या सहज हो पाएगा, उसकी नैतिकता अलग है, इसकी नैतिकता अलग है, ठीक है ना। बिहेवियर तो मतलब संस्कृति और समाज के हिसाब से ये क्या है, भिन्न भिन्न है। लेकिन नीति शास्त्र पर संस्कृति, धर्म, समाज का प्रभाव कम ही पड़ता है, ठीक है ना। ये सार्वभौमिक चीजों को लेकर के चलती है, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, नीति शास्त्र किसी विशेष स्थान पर पेशेवर एवं विधिक दिशा निर्देशों द्वारा शासित होता है, ठीक है ना, क्लियर। चलिए, तो मतलब ओवरऑल ये चीज हो गई। और नैतिकता क्या है, जबकि नैतिकता सांस्कृतिक मानदंडों पर होती है। भाई है क्या कि हमें हमारी संस्कृति बन गई है ऐसी, हम उसी हिसाब से व्यवहार कर रहे हैं, कानून को फॉलो नहीं कर रहे हैं। लेकिन वहाँ क्या है, नीति शास्त्र में क्या है, कानून पर भी आधारित होगा, धर्म पर भी आधारित होगा, मतलब जो सार्वभौमिक सिद्धांत है उसको लेकर के चलेंगे, वो नीति शास्त्र है, ठीक है ना। आप नेता को देखो, नेता क्या किसी का होता है, नेता सार्वभौमिक होता है? भले वो किसी एक विशेष गुट का हो, लेकिन समाज के लिए उसको शो क्या करना पड़ेगा कि मैं आपके साथ भी हूँ, आपके साथ भी हूँ, आपके साथ भी हूँ, आपके साथ भी हूँ। लेकिन नैतिकता क्या होगी भाई, एक विशेष संस्कृति के साथ उसके व्यवहार क्या होते रहेंगे, बदलते रहेंगे। बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? तो यही बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, ये ध्यान में रखिएगा। होता क्या है कि एग्जाम में भटकने लगता है, नैतिकता को नीति शास्त्र लिख के आ जाते हैं और नीति शास्त्र को नैतिकता। ये कंसेप्ट हमेशा ध्यान में रखिएगा कि नीति शास्त्र अध्ययन है, रूल्स का अध्ययन है, आचरण के रूल्स का अध्ययन है, चरित्र के रूल्स का अध्ययन है, कैसे समाज को सही और गलत बनाया जाए, इसका अध्ययन है, ठीक है ना। मूल्य क्या है? मूल्य आदर्श होते हैं जिससे मानव जो है सही या गलत होता है, ठीक है ना। और नैतिकता क्या है? नैतिकता मानव को सही या गलत करने से है, मतलब उसके व्यवहार से पता चलता है कि मानव सही है या गलत है, तो वो नैतिकता आदर्श को लेकर के चलता है। तो ये तीनों चीजें बड़ी कॉमन हैं और बहुत मिली जुली हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ है उसी तरीके से, ये बाहरी नियम और ये व्यक्तिगत नियम, ठीक, और बीच में सही और गलत आचरण, ये क्या हो गया? नैतिकता हो गया, ठीक है ना। आप इसे देखिएगा। अब है जैसे अभी एक क्वेश्चन था क्या, कानून से रिलेटेड। कानून किस में था? नीति शास्त्र के लिए स्रोत में। जब हमने पहली क्लास पढ़ाई थी तो उसमें लिखा हुआ था
ठीक कहाँ से आता है, उसी तरह धर्म भी है। धर्म से आप क्या समझते हैं? धार्मिक नीति शास्त्र एवं धर्म निरपेक्ष नीति शास्त्र को स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना, क्लियर। अब यहाँ चीजें दी हुई हैं। भारतीय परंपरा में धर्म शब्द के कई अर्थ लिए जाते हैं, जिनमें स्वभाव, कर्तव्य, मजहब तीनों शामिल होते हैं। स्वभाव के रूप में प्रयुक्त धर्म का अर्थ है व्यक्ति की सहजता, अंदरूनी व्यक्तित्व को दिखाता है, जबकि कर्तव्य के अर्थ में प्रयुक्त धर्म क्या होता है? नैतिक दायित्व होता है। ठीक है ना, क्लियर। मतलब यहाँ दो चीजें हैं, एक है स्वभाव, धार्मिक स्वभाव, ठीक है ना, तो वो अंदरूनी व्यक्तित्व दिखाएगा, सहजता दिखाएगा। लेकिन अगर कर्तव्य की बात कर लेते हैं तो ये क्या है? ये आपका नैतिक दायित्व हो जाता है। ठीक, अब जरा यहाँ आइए धार्मिक नीति शास्त्र के पक्ष पे। यहाँ दिया हुआ है जो मजबूती धर्म आधारित नीति शास्त्र में होती है वह धर्म निरपेक्ष नीति शास्त्र में नहीं होती है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। ये इस लाइन को ध्यान से देख लीजिए, क्या कहा है? जो मजबूती धर्म आधारित नीति शास्त्र में होती है वह धर्म निरपेक्ष नीति शास्त्र में नहीं होती है। कैसे है ये भी आगे जाने। यदि हम बुद्धि या तर्क के स्तर पर नैतिक अनैतिक का निर्णय करते हैं तो इसमें समस्या यह है कि हमारी बुद्धि बहुत बड़े प्रलोभन के सामने क्या हो जाती है? कमजोर पड़ जाती है। इसके उलट यदि व्यक्ति का किसी धर्म में गहरी निष्ठा होती है तो वह यह मानता है कि संपूर्ण संसार का नियामक प्रभु ही है, ठीक है ना, क्लियर। और उसकी मर्जी के बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। उसके मन में एक आश्चर्यजनक विश्वास होता है, ठीक है ना, जो भी हो रहा है सब क्या है? गॉड गिफ्टेड है। ठीक, ऐसी धार्मिक निष्ठा वाले लोग नैतिक अनैतिक का निर्णय इस आधार पर करते हैं कि धर्म द्वारा घोषित उनके नैतिक मानक क्या हैं। मतलब अगर कह दिया कि इस धर्म में जो है, मान लीजिए किसी धर्म में ऐसा कहा है कि ऐसा है कि अगर आप जो है मतलब बलि देते हैं तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होना है, तो वो जीवन के किसी भी पड़ाव पे बलि देगा। क्योंकि उसके मन में क्या है? एक अवधारणा बैठी हुई है, ठीक है ना। तो वही ये कहा है क्या? धार्मिक निष्ठा वाले लोग नैतिक अनैतिक निर्णय इस आधार पर करते हैं कि धर्म द्वारा घोषित उनके नैतिक मानक क्या है। जैसा धर्म में कह दिया वो सही है, ठीक है ना, बाकी कुछ सही नहीं है। उनके धर्म द्वारा जिस आचरण को नैतिक होने का प्रमाण पत्र मिला है वे बिना किसी विचलन या द्वंद्व के उसका जीवन पर्यंत अनुसरण करते रहते हैं। ठीक, मानते हैं? आगे, जब तक व्यक्ति किसी न किसी स्तर पर कर्म फल सिद्धांत को स्वीकार न कर ले तब तक विश्व में नैतिक व्यवस्था नहीं चल सकती। कर्म फल सिद्धांत का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके नैतिक अनैतिक कर्मों के अनुसार अच्छा या बुरा फल मिलना अनिवार्य है और प्रत्येक धर्म में इसे किसी न किसी रूप में मानते अवश्य है, ठीक है ना, कर्म का फल। आइए भाई, हमारे यहाँ गीता ही है, वो भी क्या है? निष्काम कर्म, ठीक, कर्म के ही आधारित फल है, ठीक है ना, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। ठीक, अब आइए निरपेक्ष नीति शास्त्र का। ये तो धर्म सापेक्ष था, मतलब धार्मिक नीति शास्त्र था। धार्मिक नीति शास्त्र क्या मतलब? आप ये समझ लीजिए कि ईश्वर को ही मानते हैं, जैसा उनके धर्म में दिया है उसी को निष्ठा पूर्वक कर्तव्य में क्या कर देते हैं? ढाल लेते हैं, ठीक है ना। वो उनको करना अत्यावश्यक रहता है। सब चीज उनका मानना ये है कि कोई भी पत्ता भी हिल रहा है तो ईश्वर के मर्जी के बगैर नहीं हिल रहा है, ये चीज है ओवरऑल। अब आइए, ये है धर्मनिरपेक्ष, ठीक है ना, क्लियर। अब आइए इसमें
अनेक विचारक मानते हैं कि सच्चा नीति शास्त्र धर्म तटस्थ होता है, ना कि उस पर आधारित। ठीक है ना? ये वे यहां तक कहते हैं कि धर्म पर टिका नीति शास्त्र तो कई मायनों में क्या होता है? अनैतिक होता है। भाई हर धर्म में आप देख लीजिए, ठीक है ना? वो रूल्स भले बने हैं, लेकिन अगर हम लोग सार्वभौमिक तरीके से देखें, सार्वभौमिक तरीके से, हमने यूनिवर्सल उस पे कहा है, ठीक है ना? हमने नैतिकता को बताया था अभी क्या, कि नैतिकता में आप क्या बन जाएंगे? अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे। अच्छे व्यक्ति नहीं, मतलब अच्छे आप भाई बन सकते हैं, बहन बन सकते हैं, पति बन सकते हैं, पत्नी बन सकती हैं, माता बन सकते हैं, पिता बन सकते हैं। लेकिन जो सार्वजनिक स्तर पर बनना होता है वो नहीं बन सकते। ठीक है ना? तो यहां धर्म आधारित भी उसी से जोड़ना है, नैतिकता से, लेकिन नीति शास्त्र से जोड़ना है तो हमारा क्या है? धर्मनिरपेक्ष। और यही सही माना जाता है हमारे समाज के लिए, या सार्वभौमिक तरीके से जो सही है वो कौन सा होगा? ये। ठीक है ना? क्लियर? समझ में आया? आइए जानते हैं। जैसे दिया हुआ है, अनेक विचारक मानते, ये हो गया कितने मायनों में अनैतिक होता है। अब आइए उदाहरण के लिए, कई पुरातन धर्मों में नर बलि की प्रथा विद्यमान है। इस प्रथा को भी धार्मिक होने के कारण नैतिक माना जाए, ऐसा नहीं है। इस तरह कई संगठित धर्म भी पशु बलि को आदिम प्रथा को आज भी हो रहे हैं, जिसे नैतिक मानने में क्या है? कठिनाइयां हैं। भाई जैसे पुराने समय में क्या था? सती प्रथा, राजा राम मोहन राय, ठीक, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये लोग लगे रहे, मानते हैं। ठीक, कई उस समय नर बलि, शिशु बलि, दुनिया भर के मतलब अनैतिक कार्य होते थे। वो किस पर आधारित होते थे? धर्म आधारित होते थे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मतलब रूरल इलाकों में होते हैं वो लोग ज्यादा इनको, या आदिवासी इलाकों में हैं वो ज्यादा इनको मानते हैं। लेकिन जो हाईवे के किनारे हैं या शहर आधारित हो गए हैं, अर्बन इलाकों में हैं, वो इनको बहुत ज्यादा नहीं मानते हैं। उनके कैरेक्टर में क्या आ जाता है? फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, नैतिकता में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है ना? वो ऑर्थोडॉक्स नहीं रहते हैं, ठीक, रूढ़िवादी नहीं रहते हैं। कोई धर्म लिंग भेद को बढ़ावा देता है, कोई जाति भेद को तो कोई नस्ल भेद को। यही कारण है कि धर्म पर टिके नीति शास्त्र से हम किसी वैज्ञानिकता या तार्किकता की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ये सब पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हैं, जान सब रहे हैं, लेकिन बस आपको लिखना है कि कैसे लिखना है। ठीक, धार्मिक नीति शास्त्र में एक कमी यह भी है कि हर धर्म के अनुयायियों के लिए अलग अलग है और कई मामलों में तो परस्पर विरोधी है। उदाहरण के लिए एक जैन धर्मावलंबी के लिए जीव हिंसा अक्षम्य पाप है। ठीक है ना? अगर जैन धर्म में देखा जाए तो उसमें जीव हत्या क्या है? पाप है। ठीक है ना? क्लियर? तो शाक्त हिंदू और किसी मुस्लिम के लिए पशु हिंसा धार्मिक कर्मकांडों का अनिवार्य भाग है। ठीक है ना? जितने शाक्य लोग हैं, ठीक, शाक्त का मतलब समझ रहे हैं ना? शाक्त यानी शक्ति की पूजा जो करते हैं, ठीक, शाक्त धर्म, देवी पूजा होती है। ठीक है ना? क्लियर? देवी को बलि चढ़ाई जाती है उसमें, ठीक, तब देवी खुश होती है। ठीक, उसके बाद हिंदू धर्म, कई हिंदू धर्म में भी कई कुरीतियां हैं, नर बलि, कौन बलि, दुनिया भर का। ठीक, वो जो ढोंगी बाबा टाइप के लोग होते हैं वो यही तो करवाते हैं। ठीक, उसके बाद उसको बहुत पता है, बहुत जोर से बोलती है, यस सर। ठीक, हाँ, तो फिर उसके बाद किसी मुस्लिम के लिए पशु हिंसा धार्मिक कर्मकांड, तो मतलब क्या? ये धार्मिक रूप से क्या है? अनैतिक है। ठीक, आ जाइए, सॉरी, धार्मिक रूप से नैतिक और वैसे अनैतिक है। धर्म और नीति शास्त्र दो स्वतंत्र अवधारणाएं हैं जिनमें एक का किसी दूसरे पर टिका होना अनिवार्य नहीं है। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं
जो गहरे स्तर पर धार्मिक हो और उसी स्तर पर नैतिक भी हो, जैसे महात्मा गांधी। ठीक है ना, महात्मा गांधी का विचार गीता पे था, और गीता किस पर आधारित थी? कर्म पर। ऐसा नहीं था कि वो आस्तिक थे, नास्तिक थे। ठीक, ईश्वर में विश्वास था, लेकिन ऐसी चीजों पर विश्वास था जिससे जो सार्वभौमिक है, जो क्या है? सार्वभौमिक, जो उन्होंने उसी आदर्शों को ग्रहण किया जो सार्वभौमिक था। जैसे सत्य हो गया, अहिंसा हो गया, पशु हिंसा हो गया, सबके कल्याण में अपना कल्याण, ट्रस्टीशिप, ठीक, ये सब चीजें, ठीक है ना, ये सार्वभौमिक मूल्य है। उसी तरह बुद्ध, उसी तरह गुरु नानक, कबीरदास, ये सारे लोग जो हैं ये ठीक इसी से प्रेरित हैं। तथापि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो धार्मिक तो हैं परंतु नैतिक नहीं है। ठीक है ना, उदाहरण के लिए जो धर्म गुरु बलात्कार जैसे मामलों में दोषी पाए जा रहे हैं, ठीक है ना, आसाराम, अब नाम किसी का नहीं लेंगे इस मंच पे, आप लोग बखूबी जानते हैं। ठीक, वे धार्मिक होते हुए भी अनैतिक ही माने जाएंगे। इसी तरह हर समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अधार्मिक हो के भी नैतिक होते हैं। ठीक है ना, उनको धर्म में विश्वास नहीं होता है, लेकिन सार्वभौमिक रूल है जिससे समाज का हित हो सके, औरों का हित हो सके, वो कार्य करते हैं। ठीक है ना, क्लियर? इन्हीं लोगों की धारणा को धर्मनिरपेक्ष नीति शास्त्र कहते हैं। भगत सिंह इसके अप्रतिम उदाहरण है। ठीक है ना, चलिए आगे आ जाइए। अब एक एक नीति शास्त्र पे सवाल हैं। ठीक है ना, हम लोग सारे नीति शास्त्र लगभग देख चुके हैं, और इसी तरह के सवाल आते हैं। आपको इन्हीं सवालों को कई बार लिख डालना है, अपनी भाषा में लिख डालना है। ठीक है ना, क्लियर? और इनके अलावा चैप्टर वाइज और भी जो प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है ना, मैं उनको आंसर वाइज, उसमें क्वेश्चन भी लिखा रहेगा, आंसर भी दिया रहेगा, आप लोग के ग्रुप पे भेज दूंगा। पहले ही नहीं, इसे करिएगा। ठीक है ना, जो चैप्टर में पढ़ाता चल रहा हूँ उसका क्वेश्चन भी करवाता चल रहा हूँ। और अलग से भी मैं मतलब जिस सन में, यानी आईएएस में पूछा गया, पीसीएस में पूछा गया, एमपीपीसीएस में पूछा गया, मैं उसके पीडीएफ्स भी आपको क्या कर दूंगा, सेंड कर दूंगा। चैप्टर वाइज है, उसे भी क्या करिएगा, लगाइएगा। ठीक है ना, पहले पढ़िएगा एक बार, आंसर को देखिए। तरीका यही होता है क्या कि आप पहले अपने को मेंस के अनुरूप ढालो। ढाला कैसे है जानिए। जैसे आप लोग पेपर डेली पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? पढ़ते हैं। ठीक, पेपर पढ़िए तो पेपर में क्या पढ़ते हैं? सर्पदंश से बालक मरा, लड़के ने नदी में कूद के जान दी। ये ना पढ़िएगा, ये मसाला न्यूज़ है, चटपटे न्यूज़ नहीं पढ़ने हैं। ठीक है ना, आपको पढ़ना क्या है? सबसे पहले एडिटोरियल सेक्शन पढ़ना है। एडिटोरियल सेक्शन पढ़िए, एक एडिटोरियल उठाइए, उस एडिटोरियल को उठाइए और मान लीजिए इस समय कौन सा मुद्दा चल रहा है? वेनेजुएला वाला, ठीक चल रहा है। आपने क्या किया? पेपर में एडिटोरियल्स डेली आ रही है, या ट्रम्प टेरिफ वॉर चल रहा है, 500% बढ़ा देंगे तो इतना % बढ़ा देंगे। ठीक, क्या हुआ कि एडिटोरियल सेक्शन यानी संपादकीय, हिंदी में क्या कहेंगे? संपादकीय। संपादकीय में निकला हुआ है, आप उसे क्या करो, एक बार सिरे से पढ़ लो। ठीक है ना, जब आप एक बार सिरे से पढ़ लोगे तब उसको ऐसे नहीं पढ़ना है कि बस रीडिंग पढ़ना है। ठीक है ना, ट्रंप ने ये किया और भारत ने ये किया, ऐसे नहीं, आपको बखूबी उसको समझते हुए पढ़ना है। पढ़े आप 15 मिनट लगाओ, 20 मिनट लगाओ, आधा घंटा लगाओ, उस एडिटोरियल को समझो और फिर उस एडिटोरियल को अपनी भाषा में सीमित शब्दों में लिखिए। ठीक है ना, उसी एडिटोरियल को अपनी भाषा में सीमित शब्दों में क्या करना है? लिखना है। समझ गए? ठीक, तो ये चीज होती है, आपका खुद ब खुद डेवलप हो जाएगा तरीका कि कैसे, हाउ टू राइट, कैसे हमको लिखना है। एक बार आप गलत करोगे, 2 बार इधर उधर लिखोगे, लेकिन एक समय ऐसा जरूर आ जाएगा जब आप अच्छा लिखने लगोगे। ठीक है ना, उसके शब्दों का भी प्रयोग देखिए। अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं या हिंदी में लिख रहे हैं तो एडिटोरियल्स में अच्छे अच्छे शब्द का चुनाव किया जाता है।
ठीक है ना, पढ़िए तो उसमें देखिए कि हम किन शब्दों का अच्छा चुनाव कर सकते हैं और उन शब्दों को हमेशा प्रयोग में ले आइए। ठीक है ना, जब प्रयोग में लाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका उत्तर जो है देखने लायक, सुंदर, अच्छा लिखा रहेगा। ठीक है ना, क्लियर। अब क्या करना है कि जैसे सिलेबस वाइज दिया हुआ है, जो जो टॉपिक्स आपको पढ़ाए गए हैं, क्वेश्चंस आपको मिल ही जा रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को उठाइए और अपनी भाषा में फिर से लिखिए। पहले एक बार पढ़ लीजिए, ऐसा नहीं है कि ना पढ़िए, पढ़ लीजिए और फिर एक बार अपने से लिखिए। जब अपने से एक बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, फिर बिना देखे लिखिए कई दिन बाद, क्या मैं लिख पा रहा हूं, क्या वो, ठीक। तो मतलब इस तरह से। और एक चिट समझते हैं ना, चिट, अरे जो नकल किया जाता है उसको बनाइए। किसी भी आंसर के लिए 4 या 5 पॉइंट, जैसे एक आप इतनी मोटी किताब पढ़ने जा रहे हो, आपको देख के ही प्रेशर पहले बढ़ जाएगा, अरे यार। मैंने PDF भेजा है, आपका दृष्टि IAS का भेजा है आपको, क्या कहते हैं, इथिक्स का। उसमें क्या है कि कम से कम कुछ नहीं तो ज़्यादा पन्ने होंगे, 500 पन्ने, 600 पन्ने, कितने के होंगे अभी देखिएगा। फाइनली आपको देख के ही पहले प्रेशर एग्जर्ट हो जाएगा। फिलहाल के उसके लिए मिटिगेशन है क्या कि हम पढ़ा रहे हैं, जो वो टॉपिक्स पढ़ लीजिए, उतना ही पढ़िए, क्वेश्चन बार बार लगाइए। भाई सब में छांटना भी तो इम्पॉर्टेंट है, हर चीज़ तो इम्पॉर्टेंट होती नहीं है, इम्तहान पास करना है। ठीक है ना, ग्रंथ पढ़ना केवल नहीं है। तो फाइनली क्या है कि पढ़ाई का तरीका कैसे होता है कि आप एक पन्ना लो, एक पन्ने में 5 पॉइंट केवल इम्पॉर्टेंट उसका छांटो कि उस पन्ने में 5 से 10 पॉइंट कौन कौन से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है ना, तो वो आप कर लिए। ठीक, जब पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि एक पन्ने में क्या क्या इम्पॉर्टेंट है। उस पॉइंट्स को लिख लो ना, उस पॉइंट्स को लिख लोगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें क्या होंगी, समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, और वो वही पॉइंट्स होंगे जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे, हर जगह प्रयुक्त होगा, वो कॉमन होंगे। ठीक है ना, तो ये सब तरीके अपनाइए लिखते लिखते ही, क्योंकि मेंस में लिखने के अलावा बाकी कुछ दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है ना, लिखना तो मांगता है ये। चलिए फिर आगे आइए। दिया हुआ है व्यापारिक नीति शास्त्र। व्यापारिक नीति शास्त्र का मतलब क्या, ये भी अप्लाइड इथिक्स से हमने बताया। आपको मेडिकल इथिक्स बताया, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में क्या क्या इथिक्स हमको नैतिकता चाहिए। ठीक, पर्यावरण में क्या क्या चाहिए, मीडिया में क्या क्या चाहिए। ठीक है ना, अब है व्यापार में क्या क्या चाहिए। ठीक, आइए, व्यापारिक नीति शास्त्र क्या है। इसके अंतर्गत किसी व्यापार, कारपोरेट प्रतिष्ठान के व्यापारिक क्रियाकलापों, ठीक है ना, जो व्यापारिक क्रियाकलाप हैं, कार्यकलाप हैं, प्रक्रिया है यानी प्रोसेसेस हैं, निर्णय एवं प्रतिष्ठान के कर्मचारियों एवं उपभोक्ताओं से संबंधों का नैतिक मूल्य और सिद्धांतों के आधार पर मूल्यांकन और उनसे जुड़े विभिन्न नैतिक मुद्दों का अध्ययन। ठीक, मतलब क्या, व्यापारी और उपभोक्ता, उपभोक्ता यानी जो सामान का उपभोग कर रहे हैं यानी कस्टमर। ठीक, यहाँ कंज्यूमर कस्टमर लगभग एक ही हो गया, यहाँ कस्टमर ही कंज्यूमर है। लेकिन यहाँ क्या है एक्चुअल में कि कस्टमर क्या हो रहे हैं, कष्ट से मर रहे हैं। व्यापारी ऐसी चीजें कर दे रहे हैं, संबंध बिगाड़ रहे हैं। आप गए दुकान पे, आपका राइट बनता है कि आप किसी वस्तु विशेष के लिए पूछताछ कर सको कि भाई कैसा है। बार्गेनिंग सिस्टम होता है, हर तरीके से आप मोल भाव कर सकते हो। अब उस पर कोई कहे चलो चलो किनारे हटो, तो यहाँ क्या आप उसके दुकान पे वापस जाओगे? नहीं जाओगे। जहाँ रिलेशन खराब हुआ वहाँ, तो मतलब क्या है कि व्यापारी और उपभोक्ता दोनों के संबंधों में क्या होना चाहिए, घनिष्ठता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब आपके नेचर आपको देख करके आपके दुकान पे ही हम न जाएं। ठीक है ना, अन्य कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो वही ये कहा है यहाँ की व्यापारिक क्रियाकलापों, प्रक्रियाओं, निर्णयों एवं प्रतिष्ठान के कर्मचारियों और उपभोक्ताओं के संबंधों का।
ठीक है ना। इन सिद्धांतों के आधार पर मूल्यांकन करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे, ठीक, और उनसे जुड़े विभिन्न नैतिक मुद्दों का, इथिकल इश्यूज का, ठीक है ना, अध्ययन किया जाता है। अब आइए, व्यापार में नीति शास्त्र आवश्यकता क्यों? कुछ व्यवसायी अनुचित अनैतिक व्यापारिक प्रथाओं जैसे नाप तौल में गड़बड़ी। भाई पहली चीज यही है, आप उनसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो कि भैया आप जैसे पेट्रोल की दुकान पे जा रहे हो, आजकल बड़ा उस पे फ्लैश कर रहा है इंस्टा उस्टा पे, जाओ तो ये देखो, मीटर देखो, ये देखो, मतलब सबको सचेत लोग कर रहे हैं, ठीक, और वहीं व्यापारी क्या कर रहे हैं? ठगने का काम कर रहे हैं, ठीक। दोनों के संबंध बने रहें, कैसे बनेंगे अच्छे? जब आप अच्छा काम करोगे तो आपके पास लोग आएंगे, क्वालिटी प्रोडक्ट दोगे तो आपके पास लोग आएंगे, और आपको जान जाएंगे कि भैया ये तो बस केवल पैसा ले रहा है, ठीक, सामान उस तरह से नहीं है, तो फिर क्या आप जाओगे? नहीं जाओगे। तो वही चीज यहाँ क्या कह दिया है कि नैतिक, अनुचित और अनैतिक, मतलब क्या? नाप तौल में क्या हो गई? गड़बड़ी, नकली सामान, काला बाजारी, कृत्रिम उच्च मूल्य निर्धारण, ठगी, ठीक है ना, जमाखोरी आदि के जरिए व्यापार करते हैं, ठीक, ये अनैतिक कार्य है। इस तरह के व्यावसायिक कदाचार के कारण उपभोक्ताओं का हित क्या होता है? बाधित होता है, ठीक है ना। व्यापारिक नीति शास्त्र व्यवसाय में इस कदाचार को रोकने का कार्य करती है। पहले तो समस्याओं को कैसे रोका जाए, यही नीति शास्त्र बताती है, ठीक। उत्पादों की गुणवत्ता, क्वालिटी, मात्रा, क्वांटिटी, और मूल्य यानी प्राइस आदि को लेकर उपभोक्ताओं का विश्वास जीतने में व्यापारिक नीति शास्त्र क्या है? लाभकारी है, हेल्पफुल है, ठीक। आगे आइए, व्यावसायिक नीति शास्त्र के नियमों का पालन करने वाले व्यापारियों पर उपभोक्ताओं का विश्वास बना रहना चाहिए। मेन चीज है बिलीव, ठीक है ना। जब तक विश्वास नहीं बनेगा, और विश्वास कैसे बनेगा? जब आप ऊपर की समस्याओं को क्या कर देंगे? दूर कर देंगे, ठीक। आगे दिया हुआ है, व्यापारिक नीति शास्त्र से श्रम का महत्व स्थापित होता है, ठीक है, तथा व्यावसायिक नीति शास्त्र का पालन करने वाला नियोक्ता अपने कर्मचारी को उचित वेतन और अच्छा कामकाजी माहौल उपलब्ध कराता है, ठीक है ना। क्लियर? व्यापारिक का मतलब क्या? व्यापारिक यहां व्यापारिक और व्यावसायिक दोनों से, ठीक है ना। व्यापारिक कौन हो गया? जो कंज्यूमर से मतलब लेन देन कर रहा है, ठीक है ना, क्रेता विक्रेता वाला हिसाब। व्यावसायिक का मतलब क्या? जिसने व्यवसाय शुरू किया है। अगर व्यवसाय शुरू किया है तो जाहिर सी बात है कि उसके अंडर में भी कई लोग होंगे, उसके दो रिलेशन हो गए, एक व्यापारिक वाला और एक आपका अंदर जिसको आप जॉब दे रहे हो, ठीक है ना। जो आपके अंडर में कर्मचारी हैं उनसे भी रिलेशंस क्या होने चाहिए? अच्छे होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे आपने बिजनेस किया, बहुत बड़ा बिजनेस है, आज टाटा हैं, बिरला हैं, ये लोग क्या हैं? बिजनेसमैन हैं, ठीक है ना, व्यावसायिक हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, इनके अंडर में भी कई लोग हैं। अगर उन कर्मचारियों के हितों का ध्यान आप नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? ठीक है ना। तो ओवरऑल ये कहां से आ रहा है? हित नीति शास्त्र से, ठीक है ना। क्लियर? आगे दिया हुआ है, कर्मचारियों, प्रतिस्पर्धियों, डीलरों, आपूर्तिकर्ताओं आदि के हितों की रक्षा के लिए व्यावसायिक नीति शास्त्र क्या है? आवश्यक है। अब भाई कई तरह के हित हैं। पहला क्या कि यहां देखिए, एक तो कर्मचारियों के लिए, एक प्रतिस्पर्धियों के लिए। एक ही तरह की कई कंपनियां हैं, ठीक है ना, जैसे एयरटेल हो गया, जियो हो गया, वोडा हो गया। अब इसमें क्या है? प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है। तो कंपटीशन भी कैसा होना चाहिए? हेल्दी कंपटीशन होता है। नीति शास्त्र ये कहता है कि भैया अगर किसी ने लाइन खींचा है तो आप उससे लंबी लाइन खींचो, ये नहीं कि उसकी लाइन काट दो। यही तो, ये तो सार्वभौमिक रूल है, ठीक, कि मतलब उसको गिरा करके आप ना जाओ, आप उसके आगे पहुंचो, ठीक है ना।
ये रूल होता है। तो वही प्रतिस्पर्धियों, डीलरों, आपूर्तिकर्ताओं आदि के हितों की रक्षा के लिए व्यावसायिक नीति शास्त्र आवश्यक है। व्यापारिक नीति शास्त्र किसी व्यवसाय से जुड़े विभिन्न प्रतिस्पर्धियों के बीच एक स्वस्थ स्पर्धा का माहौल बनाए रखता है, ठीक है ना। हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, वही कहा है स्वस्थ स्पर्धा। ये नहीं कि एक है, अब जैसे आज के ही कंपटीशन की ही बात ले लीजिए, कई लोग गलत तरीकों से सिलेक्शन लेते हैं, ठीक है ना, और कई अपनी मेहनत से लेते हैं, ठीक। अगर मेहनत से सभी ले रहे हैं तो ये कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन माना जाएगा, ठीक है ना। और गलत तरीकों से ले रहे हैं, पता चला 90% आ गया, और 90% आया, कैसे आया, चिट्ट से आया, तो ये तरीका थोड़ी ना है, वो हेल्दी कंपटीशन नहीं कहलाएगा, ठीक। आप अपने मन मस्तिष्क से पढ़ाई करें, मेहनत किए, तब जा करके, ठीक। तो वही है ओवरऑल। आगे आइए, आगे दिया हुआ है सभी पक्षकारों के लिए व्यापार में समान अवसर सुनिश्चित होता है। व्यापार को चिर अस्थायी मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन का, ठीक है ना, बनाए रखने के लिए नीति शास्त्र आवश्यक है। हो सकता है कि अनैतिक तरीकों के पालन से अल्पकाल के लिए लाभ कमाया जा सके, लेकिन दीर्घ अवधि में यानी चिर अस्थायी होने के लिए धोखाधड़ी व्यवसाय की छवि को क्या करेगा, ठेस पहुंचाएगा। अब ये है व्यापारिक नैतिकता, क्या क्या होना चाहिए। एक आप सत्यता, ठीक, ये भी सार्वभौमिक मूल्य है। ईमानदारी, नियम पालन, ठीक है ना, जो भी नियम है आप उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। नियम जैसे सरकार ने कोई नियम बनाया कि इतना जीएसटी देना है, इतना टैक्स देना है, तो आप नियम को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। ये नहीं कि हम टैक्स की चोरी कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद अच्छा व्यवहार, ठीक। अच्छा व्यवहार क्या मतलब, जितने कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर हैं, उनसे अच्छा आप व्यवहार करें जिससे कि बार बार जाएं, ठीक है ना। आप देखते होंगे कई दुकानों पे बहुत मतलब वो सामान ले जाएं या ना ले जाएं, लेकिन आने पे इतना स्वागत कर देते हैं कि मतलब आप दूसरी बार जाने के लिए खुद इच्छुक हो जाते हो, यार उनकी दुकान पे एक बार और चलें, ठीक है ना, क्लियर। तो इस तरह का व्यवहार लाजमी होता है। उसके बाद क्या है, सामाजिक दायित्व, ठीक है ना, सामाजिक दायित्व, निष्पक्षता, ठीक। बाकी ये सारे हमारे क्या हैं, ये व्यापारिक नैतिकता के मतलब आदर्श हैं, मूल्य हैं। एक कंपनी जो अपने व्यावसायिक प्रबंधन में नीति शास्त्र का ध्यान रखती है, वहां निर्णय केवल धन लाभ के आधार पर ही नहीं अपितु उपभोक्ताओं के हितों को भी ध्यान में रखने के लिए किए जाते हैं। ऐसे ही कंपनियां वैश्विक प्रसिद्धि हासिल करती हैं, ठीक है ना, क्लियर। अब देखिए, अब तो ऐसी चीजें हो गई हैं, अभी हम लोग एथिक्स में ही पढ़ेंगे, आखिरी में पढ़ेंगे जब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस पढ़ेंगे, तो प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस में आपका एक है सिटीजन चार्टर, ठीक है ना। हर कंपनियां अपना एक सिटीजन चार्टर लागू करती हैं। सिटीजन चार्टर में दिया रहता है कि हम उपभोक्ताओं के लिए क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। सर्विलांस सिस्टम भी करते हैं, और इनके अलावा जो ग्रीवांसेस होते हैं मतलब वो सब के लिए भी शिकायत उकायत का भी उनके में क्या होता है मतलब तरीका होता है कि आपको अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, ठीक, आपकी सेवाएं नहीं समझ में आ रही है, तो आप शिकायत भी कर सकते हैं उन चीज़ों की, ठीक है ना, क्लियर। उसके भी प्रावधान है। अगर वहाँ नहीं होता है तो मतलब आपके जिले स्तर पे भी उनके लिए क्या बनाए गए हैं, कंज्यूमर फोरम्स बनाए गए हैं, समझ रहे हैं। तो जब हम लोग सिटीजन चार्टर पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे कि इथिक्स में ही सिटीजन चार्टर भी आता है, ठीक है ना, क्लियर। वो प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस में पढ़ेंगे, जब हम लोग गवर्नेंस के बारे में पढ़ेंगे तब उस चीज़ को जानेंगे, ठीक है ना। अभी तो फिलहाल में यही चल रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कोई भी नैतिक नियम सार्वभौमिक नहीं हो सकता, इस कथन का विवेचना कीजिए। कोई भी नैतिक नियम सार्वभौमिक नहीं हो सकता। अभी तक आप लोग सार्वभौमिक नियमों के बारे में ही पढ़ रहे थे कि सार्वभौमिक नियम ही नैतिकता के आधार हैं। अब यहाँ क्या कह दिया है, उसी का ठीक उल्टा कह दिया है। कैसे जस्टिफाई करिए, देखिए यहाँ क्या है, नीति शास्त्र का संबंध सामाजिक नियमों के ऐसे समूह से है
जो किसी समाज के लोगों के आचरण, व्यवहार और क्या क्रियाकलाप, ठीक, आदि को निर्देशित करता है। मतलब क्या करना है, क्या नहीं करना है समाज में, ये निर्देशित करता है, उसी का अध्ययन है। क्या सही है क्या गलत के रूप में ये भी वर्णित करता है, ठीक है ना। मतलब डायरेक्टेड करता है, निर्देशित करता है, ये अध्ययन हमारा। मतलब क्या, दैट इज सेट ऑफ रूल्स, एक नियमों की क्या है, श्रृंखला, यही तो है, ठीक। कई ऐसी प्रथाएं हैं जिन्हें एक समाज में नैतिक मान्यता प्राप्त है तो वहीं दूसरे समाज में अनैतिक माना जाता है, ठीक है ना। यही क्या है, सार्वभौमिक नहीं है। नियम जो है, जो धार्मिक नैतिक नियम है, वो हमारे कैसे होंगे, सार्वभौमिक नहीं होंगे, ठीक है ना। अभी हम लोग धर्म के बारे में पढ़ रहे थे, यहाँ हम लोग पढ़े थे जो नैतिकता से संबंधित होते हैं वो हमारे क्या है, सार्वभौमिक होते हैं। लेकिन यहाँ उन नैतिकता के नियमों को बताना है जो सार्वभौमिक नहीं है, तो वो धर्म आधारित ही होंगे। उसी क्वेश्चन को दूसरे फॉर्म में दे दिया, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, जैसे विवाह पूर्व यौन संबंध यानी प्री मैरिटल सेक्स को हमारे देश में अनैतिक समझा जाता है, तो वहीं पश्चिमी देशों में इसे क्या है, मान्यता प्राप्त है। आज लिविंग रिलेशनशिप चल रहा है, आपने सुना होगा, काफी कुछ सुना होगा, शहरों में लिविंग रिलेशनशिप चल रहा है। कई देशों ने मान्यता दी है, कई देशों ने मान्यता नहीं दी है। हमारे देश में भी कई बार प्रश्न चिन्ह उठे, ठीक है ना। तो हमारा समाज उसको ग्रहण कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद आइए, उसके बाद है क्या, होमोसेक्सुअलिटी, ठीक है ना, एलजीबीटी कानून, ठीक है ना। एलजीबीटी कानून आया था ना होमोसेक्सुअलिटी पे, समलैंगिकता पर, ठीक है ना। समलैंगिकता को भी हमारे यहाँ कई लोग अच्छा मानते हैं, कई लोग क्या होते हैं, बुरा मानते हैं। कई देशों ने इसको मान्यता दी है, कई देशों ने इसको मान्यता नहीं दी है। तो जहाँ क्या है, संस्कृतियों के हिसाब से भिन्नता है, कुछ ने मान्यता दी और कुछ ने मान्यता नहीं दी, तो वो सार्वभौमिक हुए क्या, नहीं हुए, वो कहीं से भी सार्वभौमिक नहीं है। तो ये सब एग्जांपल्स डालिएगा, लिव इन रिलेशनशिप और कौन, होमोसेक्सुअलिटी, ठीक है ना, क्लियर। फिर आपका ये प्री मैरिटल सेक्स, ठीक है ना, ये सब चीजें। इस प्रकार प्राचीन तथा मध्यकालीन भारतीय समाज में सती प्रथा भी क्या था, बाल विवाह, सती प्रथा, बाल विवाह, नरबली, ठीक है ना, हिजाब प्रथा, इनके अलावा संथारा प्रथा, यूथनेशिया प्रथा, ये सब सार्वभौमिक नहीं है, कहीं से भी सार्वभौमिक नहीं है, नहीं है, ठीक। आगे आइए, ठीक, इन्हें अमानवीय कृत्य समझा जाता है। अब आइए इस पे और है, और ऐसे कई उदाहरण हैं जो नीति शास्त्र देश, समय और काल से प्रभावित होता है। महिलाओं की स्थिति, बहुविवाह, बहुविवाह भी है, बहुपत्नी विवाह, जैसे हम लोग पढ़े थे कल, बहुपत्नी विवाह खस प्रजाति में, उत्तराखंड में, ठीक है ना, क्लियर, वो भी वही अनैतिक है, ठीक, कहीं से भी नहीं है। सामाजिक धार्मिक मान्यताएं, ठीक, इससे यह प्रतीत होता है कि कोई भी नैतिक नियम सार्वभौमिक नहीं है, ठीक, और यह देश काल व परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं, जैसा देश, जैसा काल, जैसी परिस्थिति, ठीक है ना, क्लियर। तो ओवरऑल ये है, आप यही होते, आप हिंदू धर्म में आ गए तो हमारा क्या हो रहा है कि दाह संस्कार हो रहा है, ठीक। आप मुस्लिम धर्म में पड़ जाते, क्या होता, दफनाना होता। तो क्या वो कहीं से भी मतलब सार्वभौमिक हो गया, नहीं हो गया, लेकिन उस धर्म के लिए वो क्या है, नैतिक है। उस धर्म के लिए वो क्या हो गया, वो नैतिक हो गया, सार्वभौमिक नहीं, ठीक। आगे आइए, परंतु यह मानव सभ्यता के विकास को देखते हैं तो कई ऐसी मान्यताएं, प्रथाएं, नियम पाते हैं जिन्हें सार्वभौमिक कहा जा सकता है। जो देश काल, सार्वभौमिक में क्या आएगा, दया आएगा। भाई दया तो सबके लिए है, ठीक है ना।
चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, दया सबको आती है। ठीक, उसके बाद करुणा हो गया, कष्ट हो गया, ये सब जो है, ठीक, दूसरों की सहायता करना, वीरता, साहस, सत्य, अहिंसा, ठीक, ये सब क्या है? ये यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। ठीक, ऐसी नैतिक मान्यताएं जिन्हें प्रत्येक समाज हर युग में नैतिक माना गया है। ठीक, अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि निश्चय ही नैतिक मान्यताएं देश काल परिस्थितियों से प्रभावित होती हैं, परंतु कुछ ऐसी नैतिक मान्यताएं भी हैं जो क्या है? सार्वभौमिक है, मतलब दोनों हो सकती है। ठीक है ना? क्लियर? चलिए आगे आ जाते हैं। अच्छा, इसी पे आपको ये तो नैतिकता पे कह दिया, इसी में ये भी तो पूछा जा सकता था, इस क्वेश्चन में हम यहां ये लगा देते, कोई भी मूल्य सार्वभौमिक नहीं हो सकता। जस्टिफाई कीजिए। ठीक, तो मूल्य से ही तो नैतिकता बनी है भाई। अगर हमने मूल्य अपनाया, मूल्य भी काल, समय, परिस्थितियों के हिसाब से क्या हो रहे हैं? बदल रहे हैं। ठीक है ना? कल हमने बताया था टेम्परेचर के हिसाब से मूल्य बदल जा रहे हैं, जियोग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से बदल जा रहे हैं, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी, सब पे मूल्य क्या हो जा रहे हैं? बदल जा रहे हैं। ठीक है ना? क्लियर? तो वही है कि क्वेश्चन आपको कैसा भी दे, आपको बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन है, आइए। नैतिक सापेक्षवाद और नैतिक वस्तुनिष्ठवाद। ठीक है ना? क्लियर? सापेक्षवाद यानी रिलेटिविटी, ठीक, और वस्तुनिष्ठवाद यानी कैसा? ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है ना? क्लियर? से आप क्या समझते हैं? क्या ये अवधारणाएं भारत जैसे बहुलवादी समाज में, ठीक है ना, अब भी आ रहा है, ठीक, अवधारणाएं भारत जैसे बहुलवादी समाज में सामाजिक विवादों का समाधान करने में सहायक हो सकती है? आगे आइए। सापेक्षवाद एक ऐसी अवधारणा है जिसमें किसी स्थिति का आकलन परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कैसी परिस्थिति? ठीक है ना? सापेक्षवाद का मतलब क्या? कि जो परिस्थितियों पर निर्भर हो। ठीक है ना? क्लियर? ऐसी स्थिति का। नैतिक सापेक्षवाद आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण है। इसके अंतर्गत किसी समुदाय द्वारा नैतिक माने जाने वाला कार्य अन्य समुदाय के लिए अनैतिक भी हो सकता है। ठीक है ना? क्लियर? सापेक्षवाद का मतलब क्या हो गया? अब जरा मतलब को समझिए, तुरंत आप डिफाइन कर दोगे। सापेक्ष का मतलब इंग्लिश में समझिएगा तो ये समझ में आ जाएगा, रिलेटिव, मतलब रिलेटेड विथ स्पेसिफिक थिंग, परिस्थिति जन्य। क्या हुआ? परिस्थिति जन्य, मतलब दैट इज रिलेटेड विथ ए स्पेसिफिक कम्युनिटी, दैट इज आपका सापेक्षवाद, वो सापेक्षवाद। ठीक है ना? अब जब किसी एक स्पेसिफिक से वो होगा तो भाई वो नैतिक भी हो सकता है और अनैतिक भी हो सकता है। उसके लिए तो नैतिक, लेकिन दूसरे के लिए अनैतिक। नैतिक भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन अनैतिक। पता चला तीसरे के लिए अनैतिक हो गया कि नहीं? मतलब मान लीजिए कि दो धर्मों में क्या माना जा रहा है कि पशु बलि अच्छी है, और तीसरे में पशु बलि को क्या कर दिया? अनैतिक मान लिया। तो भाई वहां तो मामला बदल गया। ठीक, तो ओवरऑल ये है। अब आइए, उदाहरण के लिए पहाड़ों पर कुछ जनजातियों द्वारा अपने माता पिता को अंतिम अवस्था में छोड़ देना। ठीक है ना? क्लियर? एस्किमोज भी ऐसे ही करते हैं। ठीक, एस्किमोज में भी इस तरह का है कि वो अपने माता पिता, मतलब वृद्ध स्वयं ही अपने को क्या कर लेते हैं? ठीक, खत्म कर लेते हैं। ठीक, ताकि उनके भावी भविष्य क्या रहे? सुरक्षित रहे। ठीक, आगे दिया हुआ है नैतिक सापेक्षवाद से इतर नैतिक निष्पक्षवाद में मूल्य देश, काल, समाज, संस्कृति से निरपेक्ष होते हैं। ये प्रत्येक स्थिति में समान रूप से मान्य होते हैं, जैसे सत्य, निष्ठा, ईमानदारी और ये। अब समझ में आ गया? ठीक,
यहां क्या है, यहां सापेक्ष और निरपेक्ष। अब इन जगहों पे हम अगर क्वेश्चन बदल दें, सापेक्ष मूल्य और निरपेक्ष मूल्य, ठीक है ना, तो ये बताइए सापेक्ष मूल्य अच्छे हैं कि निरपेक्ष मूल्य अच्छे हैं? सापेक्ष अच्छे हैं। अरे भाई वो मूल्य अच्छे हैं जो सार्वभौमिक हैं। हम दो चीज पूछे हैं कि सापेक्ष मूल्य अच्छे कि निरपेक्ष मूल्य अच्छे। सापेक्ष, अब सुन लीजिए पहले, दोनों का मतलब समझिए। सापेक्ष मूल्य वो जो किसी धर्म विशेष या किसी परिस्थिति से जुड़े हुए हैं, देश काल परिस्थिति के हिसाब से ही रहते हैं। निरपेक्ष का मतलब ये किसी परिस्थिति के आधार पर नहीं, सार्वभौमिक है। मतलब ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, सत्य, अहिंसा, ये निरपेक्ष मूल्य है। और सापेक्ष मूल्य कौन हो गए? नरबली, सती प्रथा, संथारा प्रथा, गौण प्रथा। तो कौन अच्छे? हाँ, इंटरव्यू आप कभी सुनिए, अगर वो उस पर सब आता है ना, तो इथिक्स तो आपके सब में है, और डायरेक्ट आपसे पूछ देते हैं कि भाई बताओ निरपेक्ष मूल्य अच्छे कि सापेक्ष मूल्य अच्छे? तो आप कहेंगे सर तो बताए थे हमारे, याद हो गया ना? हाँ, याद रखिएगा ये चीज। तो वही है, बस नाम बदल दे रहा है। टर्म्स को हमको समझना है और टर्म्स के हिसाब से क्या कर देना है, प्रस्तुत कर देना है। ठीक है ना? क्लियर? चलिए आगे। सापेक्ष, निरपेक्ष या निष्पक्ष या वस्तुनिष्ठ, उसका अर्थ क्या? ये व्यक्तिगत स्तर पर मान्य सही या गलत, और ये सार्वभौमिक रूप से सही या गलत, देश काल समाज संस्कृति में तटस्थ रहते हैं। कोई भी परिस्थिति हो, देश काल समय परिस्थिति सब में तटस्थ रहेंगे, स्थिर रहेंगे। तटस्थ का मतलब क्या है? स्थिर, कांस्टेंट, कांट बी चेंजेबल। ठीक, लेकिन यहां क्या है? चेंजेबल, बदलाव है। ठीक है ना? क्लियर? तो सही या गलत हो सकते हैं, समय काल परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग। ठीक, तो ये ध्यान में रखिएगा, इन टर्म्स को समझिए बस। यहां निरपेक्ष भी आ सकता है, निरपेक्ष, निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ। और आत्मनिष्ठ के बारे में कह रहा है, तो आत्मनिष्ठ ये है। ये क्या है? ये वस्तुनिष्ठ है। ठीक है ना? और ये आत्मनिष्ठ। ठीक, चलिए आगे आइए। इतना तो समझ ही गए। नारीवादी नैतिकता, ठीक है ना? इसको हम लोग कहते हैं फेमिनिस्टिक। ठीक है ना भाई? फेमाइन माने नारी से संबंधित है, फेमिनिस्टिक। ठीक है ना? ये नारीवादी नैतिकता से आप क्या समझते हैं? न्याय की नैतिकता यानी इथिक्स ऑफ जस्टिस से देखभाल की नैतिकता यानी इथिक्स ऑफ केयर किस प्रकार अलग है। ठीक है ना? न्याय की नैतिकता और देखभाल की नैतिकता, यहाँ दो चीजें हैं। ठीक है ना? और दोनों संबंधित है किससे? फेमिनिस्ट से। ठीक है ना? आइए देख लेते हैं क्या है। इसका प्रारंभ फ्रांसीसी क्रांति के बाद हुआ। ठीक, पता ही होगा फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। ठीक, इसके अनुसार पारंपरिक व धार्मिक नैतिकता पुरुषों के पक्ष में है, अतः यह मुख्य धारा में नहीं अपितु पुरुष धारा से है। ठीक है ना? क्लियर? कहा है क्या कि पारंपरिक और धार्मिक नैतिकता पुरुषों के पक्ष में, जो परंपरा चली आ रही है, कल्चर जो है या जो धर्म है, वो पुरुष प्रधानता ज्यादा है। ठीक है ना? और यह मुख्य धारा नहीं है, अपितु कैसी धारा है? पुरुष धारा। नारीवादी नैतिकता के अनुसार पारंपरिक नैतिकता एवं कानून व्यवस्था व्यक्तिगत राजनीतिक पक्षों को अलग अलग
देखती है। नैतिक सिद्धांत घरेलू संबंधों में हस्तक्षेप से इनकार करते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि पुरुषों द्वारा स्त्रियों का सर्वाधिक शोषण घरों में ही होता है। ठीक। नारीवादी नैतिकता का अर्थ है नारियों को व्यक्ति का दर्जा देने से, अर्थात व्यक्ति स्वयं निर्णय करे। ठीक है ना, क्लियर? मतलब ये है कि पितृसत्तात्मक सत्ता को बिल्कुल ही क्या कर देना, परे कर देना। ठीक है ना, व्यक्ति समझना। यहां पितृ और मातृ सत्तात्मक कोई भी चीजें नहीं है, ना पैटर्नल है ना मैटरनल है। ठीक। नारी के हितों को बढ़ावा देना, क्या क्या मेन चीज है? एक, जेंडर इक्वालिटी। ठीक है ना, मतलब स्त्री पुरुष समानता। देखभाल की नैतिकता, ठीक, एथिक्स ऑफ केयर। न्याय की नैतिकता, एथिक्स ऑफ लॉ। ठीक। आपका विभिन्न स्त्री पुरुष अनुभवों एवं विशेषताओं को उजागर करना। ठीक। और नारी के हितों को क्या करना, बढ़ावा देना। ठीक है ना, जो भी फेमिनिस्टिक इंटरेस्ट है उसको क्या करना, इनहेंस करना। ठीक है ना। आगे आइए, आगे यहां दिया हुआ है न्याय की नैतिकता और देखभाल की नैतिकता में अंतर। जैसे दिया हुआ इन दोनों पदों में अंतर कैरोल गिलिगन द्वारा किया गया था। इनकी एक पुस्तक थी इन अ डिफरेंट वॉइस। ठीक है ना, इन अ डिफरेंट वॉइस में बताया गया है कि नैतिक सिद्धांत महिलाओं की सांप्रदायिक प्रकृति पर आधारित है। ठीक है ना, कम्युनल नेचर ऑफ वुमन पर आधारित है। इनके अनुसार दोनों में निम्नलिखित अंतर है। न्याय की नैतिकता, अगर पुरुष कुछ गलत करते हैं तो स्वयं को दोषी मानते हैं, जबकि देखभाल की नैतिकता के तहत महिलाएं इस प्रकार की किसी भी कार्रवाई के प्रति अनिच्छुक होती है। ठीक है ना, क्लियर? फिर दिया है स्वयं के मूल्यांकन की यह अनिच्छा दूसरे के लिए देखभाल और चिंता का संकेत हो सकती है। एक महिला के इस फैसले के कारण उसे नैतिक विचार विमर्श पुरुषों से अलग हो जाते हैं। उसके नैतिक जो विचार विमर्श हैं वो पुरुषों से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। न्याय अवैयक्तिक है। ठीक है ना, क्या है, क्यों से विचार विमर्श अलग हो जाएंगे? अगर पुरुष खुद को दोषी मान रहा है तो वहां पर कैसे? नहीं समझे क्या बोल रहे हैं? वो सिर्फ विचार, जो नैतिक विचार विमर्श वो पुरुषों से अलग कैसे हो जाएंगे? महिलाओं की समानता उतनी है। जैसे होता क्या है कि अगर पितृसत्तात्मक तरीके से देखा जाता है ना, महिलाओं में क्या है, ये केयर वाली भावना आ जाती है। ठीक है ना, लेकिन पुरुषों में अगर केयर देखा जा रहा है तो उसमें थोड़ा स्वार्थ देख लेते हैं। समझ रहे हैं, वो ये कह रहा है उस हिसाब से। आगे दिया हुआ है न्याय अवैयक्तिक है, जबकि दूसरे के प्रति संवेदनशीलता, निष्ठा, जिम्मेदारी, आत्म बलिदान आदि सभी परस्पर भागीदारी पर आधारित होते हैं। ठीक है ना, न्याय क्या है, अवैयक्तिक है। ठीक है ना, लेकिन जैसे व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है ना, न्याय ठीक वो सबके लिए समान है। लेकिन यहाँ क्या है, जो देखभाल है वो किस पर आधारित है, वो आपकी संवेदनशीलता पे, निष्ठा पे, जिम्मेदारी पे, आत्म बलिदान, और किसके, एक नहीं दोनों के। ठीक है ना, उस पर आधारित है। ठीक, देखभाल लगाव जुड़ाव से होता है। ठीक है ना, अलग थोड़ी ना है देखभाल। ठीक, नारीवादी नैतिकता का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के संपूर्ण विकास के लिए कार्य करना है। इसके लिए बच्चे, बूढ़े, विकलांग आदि के विकास पर भी ध्यान देना आवश्यक है। ठीक, चलिए ये चीज तो हो गई। अच्छा, इन चीजों को मैंने आपको पढ़ा रखा है। परोपकारिता किसे कहते हैं, उपयोगितावाद किसे कहते हैं। उपयोगितावाद का मतलब क्या, मतलब एक के साथ कईयों का एक साथ भला होना, ये उपयोगितावाद कहलाता है। ठीक है ना, और अहमवाद आपने जान लिया। अहम का मतलब क्या, स्वयं वाला। ठीक है ना,
तो इसको उसमें हम लोग पढ़े थे, अरे आपका किसमें, टीलियोलॉजिकल में, ठीक है ना भाई। डिओंटोलॉजिकल में हम लोग पढ़े थे कांट और गीता, इसमें पढ़े थे ये 5 हेडोनिज्म, यूटिलिटी, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़े थे उसमें, ठीक। तो इसे एक बार आप देखिएगा, ठीक है ना, इन चीज़ों को। बाकी आपका बचा क्या, अब देख लीजिए, उपयोगितावाद, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण। सुखवाद में क्या कर रहा था, अपना, ठीक। परोपकारिता में दूसरों के हितों को स्वयं ऊपर रखना, ठीक है ना। और फिर अहमवाद, प्रत्येक कार्य के लिए स्वयं को केंद्र में रखना, ठीक है ना। ये सब एक बार देख लीजिएगा। देखिए मेडिकल इथिक्स है, ठीक। मेडिकल इथिक्स को देखिएगा, दिया हुआ है से आप क्या समझते हैं, भारत में गिरते रोगी चिकित्सक संबंधों के संदर्भ में इसकी महत्ता स्थापित कीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ क्या क्या है जो संबंध बिगड़ रहे हैं, ठीक, उनके बारे में दिया हुआ है, क्या क्या मुद्दे हैं, ठीक, और क्या क्या होने चाहिए, ये सारा इसमें दिया हुआ है। जैसे क्या बिगड़ते संबंधों के मुद्दे कौन है, बढ़ता वाणिज्यीकरण कर भाई, हॉस्पिटल क्या कर रहे हैं, अपनी मर्जी की दवा चला रहे हैं, पैसा उसी हिसाब से ले रहे हैं। मतलब आप, मरीज क्या चाहता है, मरीज चाहता है कि हम हॉस्पिटल में जाएं और हमारा सुचारू रूप से इलाज हो, ठीक, और कम पैसे में हो जाए, ठीक। ये क्या होता है, यहाँ पहले पूछते हैं, आजकल तो कल्चर हो गया है कि बीमा पूछा, बीमा है कि नहीं है, तो हाँ हाँ, कितने लाख का बीमा है, इतने लाख का बीमा है, अच्छा। अब उसी हिसाब से पेशेंट को क्या कर रहे हैं, 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन, पता चला अभी 5 लाख और बचा हुआ है, ठीक। तो फाइनली उसके लिए 2 दिन और रख लो, ठीक है ना। आपने इधर उधर की खबरें सुनी होंगी, कई जगह सुनी होगी कि पता चला वेंटिलेटर पे 5 दिन ऐसे ही रखे हुए, मरने के बाद भी रखे हुए वेंटिलेटर पे, ठीक है ना, क्लियर। चल रही है दवा, अनर्गल कॉटन मंगा रहे हैं तो कुछ मंगा रहे हैं, हमेशा मंगा होगा करके रखे रहते हैं एक्सेसिव मात्रा में, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये मेनली क्या है, वाणिज्यीकरण, प्रोफेशनलिज्म, ठीक है ना, क्लियर। ये कमर्शियलाइजेशन, किस तरह से हम क्या कर रहे हैं, केवल हॉस्पिटल की उन्नति चाह रहे हैं, पेशेंट की उन्नति नहीं चाह रहे हैं। मतलब पेशेंट ठीक हो उससे मतलब नहीं है, हॉस्पिटल खड़ा रहे, ठीक। आगे आइए, चिकित्सकों द्वारा दुर्व्यवहार, ठीक भाई, चिकित्सक को हमेशा मृदुभाषी होना चाहिए, ठीक, क्योंकि पेशेंट क्या उसको मान रहा है, पेशेंट उसको भगवान का दर्जा दे रहा है। आप जा रहे हो, एक विश्वास पे जा रहे हो उसके पास, अदरवाइज विश्वास नहीं होता पेशेंट को, तो पेशेंट क्या जाता है भाई, इधर उधर के लोगों से अगर ठीक हो जाता, भाई डॉक्टर है, डॉक्टर पे उसको विश्वास है, इस वजह से 4 डॉक्टर छोड़, जैसे डॉक्टर भी कई हैं लेकिन अच्छे के पास जाता है, क्यों, बिकॉज ऑफ बिलीव, ठीक है ना। लेकिन आप जाने पर उससे दुर्व्यवहार कर रहे हो, मैं तो यहाँ का बेस्ट डॉक्टर हूँ, इस वजह से तुमसे मिलूंगा नहीं, इस समय मिलूंगा, इस समय मिलूँ, तो आप क्या कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। तो ओवरऑल ये क्या, ये दुर्व्यवहार। ऐसे भी मामले सामने आए हैं जहां अस्पताल और चिकित्सकों द्वारा नैतिक मानकों का पालन नहीं किया जाता। अनावश्यक जांच करवाना, जाओ ये जांच करवा के, मतलब वो स्वयं के उससे नहीं देख पा रहे। क्लिनिकल ट्रायल और अंग व्यापार। क्लिनिकल ट्रायल अभी मैंने कल बताया भी था, कल या परसों, अमेरिका वाला, ठीक है ना, जो उस पे साइफिलिस पे था शायद, ठीक। रोगी के परिवारों का अभद्र व्यवहार, ठीक है ना, यहाँ ये भी देखने को मिलता है कि भाई डॉक्टर अपना इलाज कर रहा है, कुछ डॉक्टर अच्छे होते हैं, इलाज कर रहे होते हैं, लेकिन ये लोग, इन लोगों को क्या रहती है, तत्परता रहती है कि जल्द से जल्द हम ठीक हो जाएं, और कभी कभी इलाज क्या होते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं, ठीक है ना, समय देना पड़ता है, तो वही मारपीट, गाली गलौज। तो फिर संसाधन की कमी, सरकारी अस्पताल जितने हैं हर जगह क्या है, संसाधनों की कमी है, ये कटु सत्य है, ठीक है ना, क्लियर। तो संसाधन मिला नहीं तो लोग गुस्से में आ जाते हैं। उठाया जा सकने वाला कदम मानवतावाद, ये उठाया जा सकता है कदम दोनों लोगों की तरफ से।
सम्मानजनक सहभागिता, कल ही मैंने बताया था ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है। एक स्टेटमेंट भी था कि आप जो है किसका था हैं, उसमें एक स्टेटमेंट था कि हम दूसरों से जिस सम्मान की अपेक्षा करते हैं, ठीक वैसा हमें दूसरों को देना चाहिए। ठीक है ना, गिव एंड टेक रिलेशनशिप है सम्मान, तो सहभागिता दोनों में होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद है आपातकालीन दवाओं पर फोकस होना चाहिए। जो भी इमरजेंसी हमारे मेडिसिन हैं उनको तत्काल प्रभाव से रखना ही चाहिए। मान लिया कि मरीज की स्थिति बिगड़ रही है और वो दवा जिससे वो कुछ समय के लिए बचाया जा सके वो क्या है, होनी चाहिए। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपातकालीन। क्या कहते हैं, आपातकालीन। ठीक है ना। फिर कोड ऑफ एथिक्स और दिशा निर्देशों पर सख्ती से पालन। ठीक, ये चीजें तो इसे एक बार देखिएगा। ठीक, अब बाकी चीजें जो है हम लोग थोड़ा सा रुक करके पढ़ते हैं। ठीक है ना, इसे ऑफ कर दीजिए।